आज रेशियो प्रोपोर्शन की आखिरी क्लास है और आज रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। अच्छे अच्छे सवाल आज की क्लास में हम करेंगे, मजा आएगा बेहद। तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि टोटल सैलरी दे रखी है PQR की 27,500 और ये कह रहा है कि 90%, 70% और X% वो अपनी सैलरी का बचाते हैं। देन देयर सेविंग रेशियो 697 है। फाइंड द रेशियो ऑफ X इफ सैलरी ऑफ R इज 18 सही 2/11% ऑफ टोटल सैलरी ऑफ PQR। बड़ा ही गजब सवाल है। ऐसा सवाल आपने किया है लेकिन ये सेम नहीं किया, वहां पे एक्स की वैल्यू दे रखी थी। बड़ा ही गजब सवाल है। देखिए PQR का कुल वेतन 27,500 है। PQR का अपने वेतन का 90%, 70% और X% बचा रहा है। उनकी बचत का अनुपात 697 है। X का मान ज्ञात कीजिए यदि R का वेतन PQR के कुल वेतन का 18 से 2/11% है। आप में से कितने लोग जानते हैं, आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि 18 से 2/11% का मतलब क्या होता है? तो 18 से 2/11% का मतलब होता है 2/11। ठीक है, 18 से 2/11% का मतलब होता है 2/11। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल क्लियर है, 2/11। ठीक है, समझेंगे या नहीं इस बात को? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा आर का जो वेतन है वो पी और क्यू के वेतन का कितना है? 2/11 है। तो मैंने यहाँ लिखा पी और यहाँ लिखा क्यू और यहाँ लिखा आर। तो मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू आर का वेतन अगर 11 है तो उसमें आर का वेतन 2 है। तो पी क्यू का कितना हो गया? 9, क्योंकि ये 2/11 तीनों का है। बात समझना ध्यान से। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, आपको मजा भी आएगा सवाल करके। ठीक है, अब बात है कि वे अपने वेतन का 90%, 70% और X% बचत करें। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां लिखा एक्सपेंडिचर और यहां पे लिखा PQR, लिखा हुआ ही है। तो P कितना खर्च कर रहा है? आपने कहा 90%। Q कितना कर रहा है? 70%। R कितना कर रहा है? X%। R का हमें नहीं पता, लिख दिया हमने, X लिख दिया। समझते रहना ध्यान से। अब बच्चों को समझ में आ रही है बात? अब मैंने कहा सेविंग कितनी होगी? तो आपने कहा सेविंग होगी 10%, 30% और इसका पता नहीं है कितना होगा। तो आपने देखा कि सेविंग 10% की जो वैल्यू है वो सवाल में 6 दे रखी है और 30% की 9 दे रखी है और ये 7 दे रखी है। पता नहीं ये कितने की वैल्यू है, ये हमें नहीं पता अभी तक। 7 दे रखी है। मगर मैंने देखा ध्यान से, मैंने ध्यान से देखा तो मैंने कहा कि अगर मैं इसके इनकम का अनुपात आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो आपने कहा इसके 10% की वैल्यू 6 है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको 60, इसको 90 और इसको 70 लिख सकते हो। कोई बुराई नहीं है, 60, 90, 70 लिखने में कोई बुराई नहीं है। आपने कहा 10% की वैल्यू 60 है, 30% की 9 है, तो ये 6 और ये 3 आ गया। 6 और 3 आ गया 6 और 3। अरे 10% की वैल्यू 60 तो 1% की 6। ये इनकम का रेशियो निकाल रहा हूं बेटा मैं, ये इनकम का रेशियो निकाल सकता हूँ। इनकम का रेशियो है नहीं, आप बताओ। तो आपने कहा निकाल सकते हैं। आपने कल भी करा था ऐसा सवाल। आप मुझे बताइए पी और क्यू की इनकम जब 9 है तब आर की इनकम कितनी है? 2 है। यानी पी और क्यू की ये कितनी हो रही है मिला के? तो आपने कहा जी ये 9 हो रही है। तब मैंने कहा आर की कितनी होगी? आपने कहा 2 हो रही है। बोलो हो रही है नहीं हो रही? 2। अब एक बात बताओ, यहाँ 10% जब 60 के बराबर था तब यहाँ 6 आया था, 30% 90 के बराबर था तब यहाँ 3 आया था। तो मैं आपसे बस एक छोटी सी बात ये पूछ रहा हूं मित्र कि यहाँ पे कितना रहा होगा कि उसकी वैल्यू 2 आई होगी? तो आपने कहा जी यहाँ पे 35% रहा होगा, क्योंकि 35% अगर 70 के बराबर रहा होगा तब इनकम 2 आई होगी, 1% 2 के बराबर रहा होगा। और अगर ये सेविंग 35% कर रहा है तो सेविंग 35 कब रही होगी? जब ये X 65% रहा होगा। बोलो, यानी इसका खर्चा 65% रहा होगा, यही पूछ रहा है सवाल में। X की वैल्यू तो 65% उत्तर है। अच्छा सवाल था। लास्ट लाइन कह रही है कि आर का वेतन, ये वाली लाइन देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर से समझाने में अच्छे से, कि आर का जो वेतन है वो 18 से 2/11 है। किस किस के है? पी क्यू आर के। मैंने कहा 18 से 2/11 का मतलब होता है 2/11। ये होता है 2/11 का मतलब है कि अगर तीनों की इनकम पी क्यू आर, तीनों की इनकम P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की इनकम अगर 11 होगी तो आर जो है वो क्या है? 2 है।
आर अगर 2 है तो पी प्लस क्यू कितना है, तो आपने कहा वो 9 है। पी प्लस क्यू कितना बचा, 9। 9 कैसे आया बेटा, 11 में से 2 घटा दिया तो 9 आ गया। ठीक है, मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर पहले वाले का 90 था, दूसरे वाले का 70, तीसरे वाले का x है, तो सेविंग कितनी होगी, पहले वाले की 10%। अगर 90 खर्च कर रहा है 10 बचा रहा है, 70 खर्च कर रहा है 30 बचा रहा है। तो मैंने कहा 10% की वैल्यू सवाल में 697 दे रखी है, तो उस 697 को मैंने 60, 90 और 70 मान लिया। तो मैंने कहा 10% अगर 60 के बराबर है तो 1% क्या आ गया। हमने पीछे भी ऐसे सवाल किए थे कि इनकम का 1% का अनुपात निकाल देंगे, तो आपने कहा जी 1% आ गया 6। तो 30% की वैल्यू अगर 90 है तो 1% 3 आ गया, यानी पी और क्यू की इनकम 9 आ गई, 6 और 3। अगर पी और क्यू की 9 है, 6 और 3 9, तो फिर उस केस में आर 2 होगी, ऊपर लिखा हुआ है ये रहा। तो मैंने कहा आर 2 होगी, तो आपने कहा इनकम 1% की वैल्यू 2 कब आएगी आर की, क्योंकि सेविंग 70% है। तो आपने कहा जब सेविंग 35% होगी तो 35% की वैल्यू 70, तो 1% 2 आ जाएगा। अगर सेविंग 35 है तो एक्स कितना होगा, 65। सेविंग 35% कब करेगा, जब 65% खर्च कर रहा होगा। तीन संख्याओं एक्स वाई जेड का योग 5000 है। यदि पहली संख्या में से 50, दूसरी में से 100 और तीसरी में से 150 कम कर दें तो एक्स और वाई का अनुपात 4-5 और वाई जेड का अनुपात 3-4 हो जाता है। एक्स प्लस वाई बताना, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा है। देखो पहले तो एक्स वाई जेड का अनुपात बताओ मुझे। तो आपने कहा कि जी एक्स और वाई का जो अनुपात है और जो वाई और जेड का अनुपात है वो हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, एक ही बार की जरूरत पड़ेगी, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना वीडियो देख लेना। सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा बुरी तरीके से। एक्स वाई का अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे एक्स वाई का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक है, वाई जेड का अनुपात कितना है, 3:4। तो एक्स रेशियो वाई और रेशियो जेड क्या होगा, एक्स वाई का अनुपात है 4:5, वाई जेड का अनुपात है 3:4। तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो आपने देखा एक्स वाई जेड का अनुपात होगा 4×3=12। कैसे निकालते थे, ऐसे 4×3=12, 5×3=15 और 5×4=20, ऐसे ही निकालते थे। 12, 15, 20 आ गया एक्स वाई जेड का अनुपात। आपसे एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, तो एक कॉमन सेंस से आप ये तो बता सकते हैं कि एक्स प्लस वाई अगर हमसे पूछ रहा है तो वो 27 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा 27 का मल्टीपल होगा। मैंने कहा 27 एकम 27 127 से नहीं कटेगा, 27 एकम 27 50 27 से नहीं कटेगा। अब कौन सा कट रहा है 27 से, 27 से 175 कटता है क्या मैम, 27 से 175 कटता है, आप बताइए ना। 27 से 25 × 7 होता है, 175 तो नहीं कटता, कोई सा भी नहीं कट रहा 27 से इसमें। तो मुझे तो लग रहा है उत्तर ही नहीं है, कोई भी उत्तर नहीं है क्या सवाल का। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, चिंता मत करो, देख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है नहीं होता कटने वाला सीन। 9 से तो कट रही है ना संख्या। देखो ये तो 3 का ही मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा उत्तर। 27 का एटलीस्ट एक आध कोई फैक्टर तो होना चाहिए। 8 और 1 9 और 5 14, ये भी नहीं होगा। 7 और 2 9 और 5 14, ये भी नहीं होगा। ये फिर भी 3 का मल्टीपल है, इसके चांस बनते हैं। अगर मुझे तुक्का लगा के आना होगा तो मैं डी लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा एक बात और भी कही है ना इन्होंने, ओहो ठीक है, ये घटाने के बाद अनुपात है। आप ये भी समझो कि ये अनुपात घटाने के बाद है, ये हमसे गड़बड़ हो गई, माफी चाहता हूं, कोई बात नहीं। देखो अब हो जाएगा सवाल। एक्चुअली क्या है कि हम पहली संख्या में से 50 घटा रहे हैं, ये x है, ओहो ये x है और ये y है और ये z है और इनका सम है 5000। समझना, आप पहली संख्या में से 50 घटा रहे हो, अब दूसरी संख्या में से 100 घटा रहे हो, यानी आप घटाने के बाद अनुपात 27 से कटना चाहिए, 150 घटाने के बाद। तो इसमें से 150 घटाऊंगा तो कटेगा 27 से नहीं, इसमें से 150 घटाऊंगा तो कटेगा 27 से नहीं, इसमें से 150 घटाऊंगा तो कटेगा 27 से नहीं, इसमें से 150 घटाऊंगा तो 2700 बचेगा, ये कटेगा डी उत्तर। बात समझ गए कि नहीं। 150 घटाने के बाद 27 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो एक ही ऑप्शन हो रहा था, वो था डी। अब करना बता देता हूं कैसे करते हैं। जेड में से कितना कम कर रहे हैं, 150। जेड से कितना कम कर रहे हैं, 150। अरे यार ये क्या पंगा है, जेड से कितना कम कर रहे हैं, 150। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने 5000 में से कितना कम कर दिया, तो आपका जवाब होगा जी मैंने कम कर दिया 300, यानी अब ये 4700 बचा है बस।
अब ये 4700 बचा है और आप कहेंगे जी अनुपात है 12, 15 और 20 का, यानी कि टोटल 47 है। तो अगर बेटा 47 की वैल्यू 4700 है तो कोरिया का बच्चा बता देगा 12 की 1200 हो जाएगी, 15 की 1500 हो जाएगी और 20 की 2000, लेकिन जरूरत नहीं है। अब अगर ये 50 घटाने के बाद 1200 है तो x है कितना 1250, y है कितना 100 घटाने के बाद 1500 है 1600 और इन दोनों का सम पूछ रहा था 2850। कोरिया का बच्चा भी बता देगा। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे दोस्त। ये सवाल हमने अभी तक नहीं करे। इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है, ऐसे 2 सवाल फटाफट करेंगे और बाकी होमवर्क में देंगे, ठीक है। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का उपयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है तो निचले हिस्से में नीला और पीला बताइए। आदि ध्यान से समझना बेटा, आप अपने हो इसीलिए आपको बता रहे हैं, नहीं तो जनरली हम लोगों से बात भी नहीं करते, भाव भी नहीं देते। आदि आपको बता रहे हैं क्लियर। देखो बेटा आदि, ये आपने एक चित्र बना लिया, यहाँ पे मत बनाओ, चित्र बनाओ यहाँ पे खुलेआम। कैसे बनाओगे चित्र? खुलेआम बनाओ। बना लिया खुलेआम, खुल जाओ एकदम चित्र बनाते वक्त, ठीक है बेटा आदि। चलो ये 2 हिस्से कर दिए हमने, ठीक है। अब आप देखोगे कि नीले और पीले रंग में, यानी कि ब्लू और येलो, यानी ब्लू और येलो का अनुपात जो होगा वो 4:3 होगा। ब्लू और येलो का जो अनुपात होगा वो 4:3 होगा। ये सवाल कह रहा है। इधर इधर यही अनुपात, आधे हिस्से में यही अनुपात 2:3 है और नीचे वाले हिस्से में हमसे पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक्चुअली हमने दोनों को ही आधा हिस्सा किया। सर 1250 और 1650 कैसे आया था? एक बात बताओ, अगर मैंने 50 रुपए तुम्हारी जेब से निकाल लिए और तुम्हारे पास 1200 बचे हैं तो तुम्हारे पास कितने थे? 1250। अगर मैंने तुम्हारी जेब में से 100 रुपए निकाल लिए और तुम्हारे पास उसके बाद 1500 बचे हैं तो तुम्हारे पास कितने थे? 1600। क्योंकि 50 रुपए निकालने के बाद 1200 आ रहा है, यानी उससे पहले 1250 थे। 100 रुपए निकालने के बाद 1500 आ रहा है, यानी उससे पहले 1600 थे। बेटा आदि, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो होता है ना, ये एवरेज होता है बेटा। ये क्या होता है? एवरेज होता है ऑफ ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे सवाल करना बड़ा आसान है। एवरेज होता है ऊपर नीचे का। तो कैसे निकालते हैं? पहले हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों हिस्सों को इक्वल करना जरूरी है। एवरेज तभी तो आएगा भाई, ऊपर 10 है नीचे 10 हिस्सा है और एवरेज निकाला तो 10, तो दोनों का एवरेज का सम इक्वल आना चाहिए। अनुपात अलग अलग हो सकता है। अगर काले नीले रंग है तो आप बताओ, अगर ऊपर 10 लीटर है और नीचे भी 10 लीटर है तो एवरेज भी 10 लीटर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो आपने देखा कि ये 7 है महाराज, ये 7 है और ये 5 है। ये 7 है और ये 5 है, तो मैंने क्या किया, इसको 5 से गुणा कर दिया और इसको 7 से गुणा कर दिया इक्वल बनाने के लिए। तो आपने देखा ये आ गया जी 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ये 5 से गुणा किया तो 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब आप ही बताइए कि ऐसी क्या संख्या लूं मैं यहाँ पे जिसका एवरेज 20 आए। तो आपने कहा 20 एवरेज आने का मतलब है सम 40 आए और 40 में ये 14 ऑलरेडी आ चुका है तो बचा हुआ 26 होगा, 26 अनुपात। अब मैंने कहा एवरेज इन दोनों का 15 आए तो 15 दूनी सम 30 आए और 21 ऑलरेडी आ चुका है तो 9 आएगा, यानी उत्तर होगा 26:9। 14 और 21 का एवरेज लाना है मुझे 20 और 15 कलर का। तो मैंने ये कहा कि सम होना चाहिए इस हिसाब से 40 और 30 सम होना चाहिए अगर ये एवरेज है तो आपने कहा उस 40 में 14 ये है, आपने कहा उस 40 में 14 ये है तो यहाँ 26 बच गया। उस 30 में 21 ये है तो 9 बच गया। बस बात खत्म। फर्स्ट टाइम आपसे लाइव पढ़ रहा हूं, प्रदीप पांडे, पढ़ना चाहिए। आप एक ये सवाल देख लो, सेम ही सवाल है। ऐसे सवाल खूब पेपर में आते हैं, भर भर के आते हैं। ये तो सेम टू सेम है,
कर लीजिएगा इसको खुद से, मैं थोड़ा और अच्छे सवाल आपको बता देता हूँ। RW में लिख लीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी सेम ही है, ऊपर नीचे का अनुपात है, कर लेंगे। RW में लिख लीजिए। ये देख लीजिए, इसमें पैसे का मामला आ गया है तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको भी करके देख के। देखो, एक कैनवस 2:3 के अनुपात में केवल 2 रंगों गुलाबी और नीले का उपयोग करके पूरी तरह से चित्रित किया गया है। आधे क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले गुलाबी और नीले रंगों का अनुपात 2:7 है। नीले रंग से रंगे अन्य आधे क्षेत्र की लागत ज्ञात करें यदि कैनवास को पेंट करने की कुल लागत 1800 रुपए है। चित्र बना लो कुड़ियो, अरे चित्र बना लो कुड़ियो, अरे कुड़ियो कुड़ियो कुड़ियो, अरे गुड़िया गुड़िया गुड़िया, अरे कुड़िया कुड़िया कुड़िया, अरे गुड़िया गुड़िया गुड़िया। अब ध्यान से समझना, जरूरी है समझना। एक कैनवस 2:3 के अनुपात में केवल 2 रंगों गुलाबी और नीले से रंगा गया है। 2:3। आधे क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले गुलाबी और नीले रंग का अनुपात 2:7। नीले रंग से रंगे अन्य आधे क्षेत्र की लागत ज्ञात कीजिए यदि कैनवास को पेंट करने की कुल लागत 1800 है। नीले रंग से, ठीक है। तो पहले अनुपात निकाल लेते हैं। तो आपने कहा कि जी ये 5 है और ये 9 है, तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं, इसको 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 और 5 सत्ते, ये कर सकते हैं? आपने कहा हाँ कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नीले रंग से रंगे अन्य आधे क्षेत्र की लागत ज्ञात कीजिए यदि कैनवास को पेंट करने की, पूरा हमने नीले रंग से रंगा है। अब नीले रंग का अनुपात समझना, मैंने कहा ये 18 और 27 है, एवरेज आना चाहिए। तो 18 दूनी 36, यानी ये कितना आना चाहिए 26। 27 दूनी 54, तो 54 35 में से घटेगा, कितना आना चाहिए मैडम? घटाना 54 35 में से। 54 35 में से नहीं घट रहा आपसे, क्या लेवल है आपका? 54 अगर 35 में से नहीं घट रहा आपसे, 15 4 19, 26:19। अगर अनुपात पूछा जाता तो 26:19 आ जाता। अब आप एक चीज समझना, गुलाबी और नीला, यानी पहले वाला गुलाबी है, ये गुलाबी है, कहते हैं ना आंख गुलाबी दिल है गुलाबी, और ये नीला है। यानी पूरा जो नीले रंग का खर्चा है वो 27 है। एक तरीके से 27 लीटर नीला रंग लगाए, जिसमें ऊपर लगाए 35 लीटर और नीचे लगाए 19 लीटर, यही है। अब ये तो तय हो गया कि जो भी उत्तर आएगा वो 19 का मल्टीपल आएगा, और मेरा उत्तर आना चाहिए बी। 19 का मल्टीपल है बी आना चाहिए। अब आपने देखा कि जो 27 लीटर का खर्चा है वो 1800 दे रखा है। 1800 यानी एक का कितना होगा? 27 से भाग करें तो 27 से 180 भाग लग जाएगा मैडम। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 200। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। कुल लागत 1800 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अदर हाफ रीजन पेंटेड विद ब्लू कलर इफ द टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग द कैनवास इज 1800 रुपए। नीला 27 है, उसमें 35 और 19 का अनुपात है भाई। अच्छा, कुल लागत हमने गुलाबी और नीला दोनों का इस्तेमाल किया है। ओके, समझ गया मैं, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने खुद बोला है। देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो गया सवाल तो पहले ही हो गया था। देखो जो कलर लगाए टोटल, वो कलर लगाए भाई 10 तो लगाए ऊपर नीला, ठीक है, और 35 लगाए नीला और 10 लगाए गुलाबी, यानी 45 ही है, ठीक है। 26 गुलाबी नीचे लगाए और 19 लगाए नीला, टोटल 45, यानी कि 90 टोटल कलर है पूरे कैनवास को पेंट करने का, जिसकी वैल्यू 1800 दे रखी है। सवाल 90 है टोटल, अरे है या नहीं? 45 कैसे बता रहे हो आप? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप 45 बता रहे हो। और ऑप्शन 2 थे ना, 19 का मल्टीपल भी 2 थे। देखो भाई ध्यान से सुनना, अब 90 खर्चा आया ना, 45 लीटर ऊपर लगा, 45 लीटर नीचे लगा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20, और यानी 19 की केवल नीले रंग की खर्चा बतानी है, 38। दीपक ये सच में स्कैम है क्या भाई? अच्छा सवाल था बट ये बहुत अच्छा सवाल लगा मेरे को, तो इस सवाल ने दिल जीत लिया। पूरे कैनवास को पेंट होने में 90 लीटर लगाए,
जिसमें नीचे वाले हिस्से में 19 लीटर नीला है। एक रंगीन चित्र में नीला, पीला और लाल रंग का अनुपात 6, 11 और 7 है। यदि इसके ऊपरी हिस्से के 1/3 भाग में नीले, पीले, लाल का अनुपात 3, 5, 2, निचले हिस्से में ये अनुपात 1, 4, 3, तो मध्य में नीले, पीले, लाल रंग का अनुपात क्या होगा? फटाफट से बता दो। इसमें 3 हिस्से हैं बेटा। लकिया, नाम कैसा? लकिया, ये लकिया, बेटा लक्की, ओए लक्की। ऐसे 3 हिस्से हैं भाई, ठीक है। और अनुपात जो है वो नीला, पीला और लाल ही है। 6, 11, 7 टोटल है अनुपात। 6, 11 और 7। ऊपर वाले हिस्से में 3, 5 और 2। नीचे वाले हिस्से में 1, 4 और 3। बीच वाले हिस्से में पूछ रहा है। बड़ी प्यार से करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। आपने कहा जी ये टोटल है 5 3। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कुछ छोड़ा नहीं है। आप कोई भी सवाल पेपर में आएगा ऐसा होगा नहीं आप ना कर पाए। 4 3 7 और 1 8। ये कितना है? 11 और 6 17 और 7 17 और 7। अरे आपसे पूछ रहा हूं तो बता नहीं पाएंगे आप? से पूछ रहे हो, लेवल हो तब तो पूछे आपसे। देखो अब आपने देखा कि 10, 8 और 24 को इक्वल करना है। 10, 8 और 24 को इक्वल करना है तो भैया 120 ही हो सकता है और तो कुछ नहीं। 60 हो सकता नहीं, 120। तो मैंने इसको 12 से गुणा किया, इसको मैंने 15 से गुणा किया, एवरेज लेना है ना, और इसको मैंने 5 से गुणा किया। तो 5 से गुणा करके 5 6 यह आ जाएगा जी 30, 55 और 5 7 35। ऊपर वाले को 12 से करेंगे, 12 3 36, 12 5 60, 12 दूनी 24। नीचे वाले को 15 से करेंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 15 3 45। ठीक है, अब आपका 1 से ही आ जाएगा उत्तर। पूरा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको पता है कि ये एवरेज आना है, तो एवरेज 30 आने का मतलब क्या है बेटा? तो आपने कहा जी 30 3 90 आना चाहिए सम। तो ये 36 है। सुनना मेरी बात, ये 36 है, ये 15 है। 36 और 15 कितने हो गए? 51। और 51 90 में से घटेगा तो कितना बचेगा? तो आपने कहा ये बचेगा जी 39। ये बचेगा जी 39। यहाँ पे 39 आएगा। अब जो भी उत्तर आएगा वो 39 का मल्टीपल या तो 13 आएगा या 3 आएगा या 1 आएगा। तो 13 दिख रहा है तो मैंने 13 लगा दिया। वैसे पूरा भी करने में कोई हर्ज नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। ये 60 और 60 120 है और ये 55 है। तो 55 का मतलब सबका एवरेज 55 55 55 आना चाहिए था, बट ये 60 60 5 5 ज्यादा है तो मैंने 10 और कम कर दिया, तो ये 45 रह गया। अब तो आगे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। 13 15 अनुपात दिख रहा है, बात खत्म। और अगला बचेगा 12, यही उत्तर है। एवरेज था ना इन तीनों का, तो मैं कैसे निकालता हूं आप समझो। मैं कहता हूं 36 प्लस x प्लस 15, इन तीनों का एवरेज 3 बराबर 90। इसीलिए ऐसा होता, बराबर 30, सॉरी एवरेज 30 है ना ये। इसीलिए मैं कहता हूं कि यार 36 प्लस 15 51 प्लस x 90 था। अब मैं कह पाया था कि x 39। अब आ गई बात समझ। तुम डबल तब करते थे जब 2 हिस्से थे। अब 2 हिस्सों का अनुपात कैसे निकलेगा? 2 हिस्सों का अनुपात निकलता है x प्लस वाई बाई 2 और बराबर t है, तो यहां पर डबल होगा। लेकिन जब 3 चीजों का अनुपात निकलेगा तो बटा 3 होगा, तो 3 गुना होगा। एक पार्टी में नीले और लाल रंग की पोशाक पहने लोग हैं। नीले रंग में पुरुषों की संख्या और लाल रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात इतना है। लाल रंग में पुरुषों की संख्या, नीले रंग की महिलाओं की संख्या का अनुपात ये है। यदि नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात लाल रंग में लोगों की संख्या के अनुपात से 35 76 है, तो पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या? बड़ा ही गजब सवाल है। इसने एक बात कही थी कि नीले रंग में लोगों की संख्या और लाल रंग में लोगों की संख्या ये है, यानी टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे बताएगा कोई मुझे? 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, 111 लोग हैं टोटल। अब जो भी होगा पुरुष और महिलाएं वो इसी में बटेंगी, मेल और फीमेल। ठीक है, इसी में बटेंगी मेल और फीमेल। तो मैंने कहा 7 और 1 8, 5 और 4 9, 98 कभी 111 को नहीं काट पाएगा। ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। 40 और 43 83 कभी नहीं काट पाएगा। ये उत्तर गलत है।
7 और 2 9, 6 और 5 11, 119 कभी नहीं काट पाएगा, ये उत्तर गलत है। 5 और 5 10, 9 और 2 11, ये उत्तर बिल्कुल सही है। आप सोच सकते हो कभी ऐसा सवाल? कभी आप सोच सकते थे? सोचो, मैंने इस सवाल में कुछ किया ही नहीं और आपको यकीन नहीं होगा ये सवाल किसी पेपर में आया, और जो एक और पेपर में आया वो मैं आपको दिखाता हूं। इतना बड़ा सवाल है कि आप हिल जाएंगे कसम से। तो आप पहले ट्रिक समझो क्या है। मैं ये कह रहा हूं, नीले रंग में लोगों की संख्या, सुन लो ध्यान से, नीले रंग में लोगों की संख्या ये देखो का अनुपात, लाल रंग में लोगों की संख्या का अनुपात 35:76 है। यानी ये टोटल लोग 111 का मल्टीपल होंगे या नहीं, मुझे बस इतना बता दीजिए। ये टोटल लोग 111 का मल्टीपल होंगे या नहीं होंगे। फिर नीचे भी पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो भैया ये भी 111 का मल्टीपल होना चाहिए। बट ये 111 का मल्टीपल था नहीं, ये 111 का मल्टीपल था नहीं, ये 111 का मल्टीपल था नहीं। एक ही ऑप्शन था जो 111 का मल्टीपल था और वो हमने उत्तर बता दिया। अब बात आई नहीं आई समझ? तो पहले आप ट्रिक समझ गए। ट्रिक आपको दूसरे सवाल में भी लगानी है, मैं इसका तरीका बता रहा हूं सवाल को करने का। एक पार्टी में नीले और लाल रंग की पोशाक पहने लोग, नीले रंग में पुरुष जो हैं मैन इन ब्लू, मैन इन ब्लू MB, और लाल रंग में महिलाएं यानी कि विमेन इन रेड, बराबर 3:7 दे रखा है। ऐसे लिखना पड़ेगा डिटेल में करने के लिए। लाल रंग में पुरुषों की संख्या, लाल रंग में यानी कि मैन इन रेड, और नीले रंग में महिलाओं की संख्या विमेन इन ब्लू, ये 2:1 है। ठीक है। अब नीले रंग में टोटल लोग कितने हैं ये भी दे रखा है कि टोटल लोग यानी कि MW, महिलाएं और पुरुष नीले रंग में ब्लू कलर में, और लाल रंग में टोटल लोग MW रेड, ये दे रखा 35:76। ठीक है। मैन इन ब्लू, मैन इन रेड, ये कुछ कुछ मिक्सचर जैसा सवाल है कि एक मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात, दूसरे मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात, दोनों को जोड़ दिया तो ये होना चाहिए। एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाक पहने हुए लोग हैं, मैन इन ब्लू और विमेन और रेड का अनुपात 3:7 दे दिया, और मैन और रेड और W टोटल ये 35 बनना चाहिए 76। वैसे कैसे बनेगा, या तो हम इस चीज पे ही काम कर लें, रेड वाला, इसको किस चीज से गुणा करें। देखो फिर ऐसे ही कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि इसको मैं गुणा कर रहा हूं X से और इसको कर रहा हूं Y से। ये मैंने मान लिया कि ऐसा अनुपात रहा होगा, इसको X से गुणा कर रहा हूं। तो मैन ब्लू कितने हो जाएंगे जरा बताना, दो इक्वेशन बनेंगी। मैन ब्लू कितने हो जाएंगे, X से गुणा करूंगा तो 3X। मैन रेड कितने हो जाएंगे, अरे 3X, और महिलाएं कितनी हो जाएंगी ब्लू, तो खाली Y। तो ये कह रहा है कि जी ये 35 के बराबर है। अब हो गया सवाल, बट ये अच्छा लगा नहीं मेरे को तो सवाल। मैंने तो पहले इसको आधा आधा हिस्सा ही समझा था। उसके बाद मैंने कहा रेड में महिलाएं कितनी हैं, तो आपने कहा 7X। उसके बाद यहाँ पे रेड में पुरुष कितने हैं, तो आपने कहा 2Y बराबर 76। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन को। आपने इसको 2 से गुणा करा तो आपने कहा 2 तिया 6X प्लस 2Y बराबर 70। आपने घटा लिया इसको तो X कितना आ गया 6। बेटा X अगर 6, 6 तिया 18, तो Y कितना आ जाएगा 17। Y 17 आ गया। खेल खत्म हो गया, ऊपर वाले को गुणा करेंगे। अब बस, अब सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। ऊपर वाले को यानी 6 से गुणा होगी तो 6 तिया 18, तो मैन ब्लू और वीमेन रेड 6 से गुणा होकर 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42 आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाले को 17 से गुणा होगी यानी मैन रेड और WB बराबर 17 दूनी 34 और 17 एकम 17। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है टोटल मैन, मैन और वीमेन बतानी है। तो मैन कितने होंगे बेटा 18 और 34, तो आपने कहा 52। वीमेन कितनी होंगी टोटल बेटा 59, ये उत्तर है। ये तरीका समझ में भी आ गया होगा आपको, ये तरीका समझ में भी आ गया होगा। मैंने भी इंस्टेंट दिमाग लगाया फिर कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो आधे आधे में नहीं दे रखा है। मुझे पहले ये लगा था आधे आधे में दे रखा है, बट वो आधे आधे में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो समझो, दोबारा से बता रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैं इसको देखो, अब ये मिला के 35 आना चाहिए कि नहीं, आप बताओ। MWB, ये देखो, ये दोनों मिला के कितने आ रहे हैं 3,
लेकिन आने कितने चाहिए 35। ये दोनों मिला के कितने आने चाहिए 9, आ कितने रहे 76। तो मुझे तो सेम बनाना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि इस रेशियो को किसी एक संख्या से गुणा करना है, इसको किसी एक संख्या से, तो वो संख्या मुझे मिल गई 6 और 17। अब आप चेक कर सकते हो चाहो तो 18 और 17 मिला के कितना आ रहा है मैन ब्लू और डब्लू बी, यानी सारे ब्लू में लोग कितने आ रहे हैं 18 17, तो आपने कहा 35। रेड में कितने आ रहे हैं 42 34 76। हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का सम पूछ रहा है। बोलो तरीका कैसा लगा, तरीका कैसा लगा। मैंने भी पहली बार करा लाइफ में इतना गंदा सवाल। सोच समझ में आई, सोच समझ में आई, शॉर्टकट समझ में आया, दोनों बातें समझ में आई, शॉर्टकट और सोच। शॉर्टकट और सोच, बदतमीज सवाल ने मुझे खड़ा कर दिया। सर जी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा ही जाएगा, बट आपने पहले जो मेथड दिया था वो बेस्ट मेथड है, माइक्रो सेकंड में उत्तर आ गया जी। ये ICAR टीयर 2 में 2023 में भी आया सवाल सेम, और DSSB में भी आया 2024 में। उसने कहा नीले रंग में लोगों की संख्या का अनुपात, और ये मिला के कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है 282। अब जो भी उत्तर होगा जी वो 282 का मल्टीपल। तो मैंने पहले देखा जी 19 और 18 37 आ रहा है जी, ये 37 तो नहीं होता इसका मल्टीपल। मैंने देखा जी ये कितना आ रहा है, आपने कहा जी ये 282 आ रहा है। बस सोचना ही नहीं था कुछ भी। अब ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई, लगा लोगे भाई। तो ये सवाल का तरीका आप होमवर्क में लगाएंगे, अभी इतना ही। ये सवाल देखेंगे, बड़ा ही प्यारा है, कोशिश करेंगे करने की। के बाद सिक्के वाले सवाल है, फिर कुछ सवाल होमवर्क में आपको दे दिए जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। देखिए कम इसीलिए हो पा रहे सवाल क्योंकि आपको नई चीजें सिखाने में थोड़ा वक्त लग रहा है अभी। एक वस्तु की कीमत जो कच्चे माल और मजदूरी से बनी है का इस्तेमाल कच्चे माल के मूल्य से 3 गुना था। कच्चे माल की लागत 3:7 के अनुपात में बढ़ी और 4:9 के अनुपात में मजदूरी में वृद्धि हुई। वस्तु की वर्तमान लागत ज्ञात करें अगर इसकी मूल लागत 18 रुपए थी। बताइए भाई। तो भाई ये क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत जो होती है, प्राइम कॉस्ट जो होती है, वो दो चीजों से ही मिलके बनती है। किसी भी वस्तु की कीमत जो प्राइम कॉस्ट होती है वो दो चीजों से मिलके बनती है, एक तो रॉ मटेरियल और प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। दो चीजों से मिलके बनती है, एक तो रॉ मटेरियल, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने कहा है कि कच्चे माल का 3 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 3 गुना है। या सवाल में ये भी दे रखा है कि जो 3 है इसकी वैल्यू 18 है प्राइम कॉस्ट, तो हम डायरेक्ट यही लिख लेते हैं, ये ना लिख के। आपने कहा अगर ये 18 है और ये 3 गुना है, इसका मतलब है ये 6 है, तो बचा हुआ फिर 12, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि 3 गुना बोल रखी है सवाल के अंदर। बोल रखी कि नहीं, देख लो आप। वस्तु की वर्तमान लागत अगर इसकी मूल कीमत 18 थी, मूल कीमत 18 थी, तो रॉ मटेरियल 6 रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब ध्यान से समझना, वस्तु की वर्तमान लागत ज्ञात करें, इसी मूल कीमत 18 थी। ध्यान से सुनना। अब ये कह रहा है कच्चे माल की लागत 3:7 में बढ़ी है। अगर कच्चे माल की लागत 3:7 में बढ़ी है, इसका मतलब है 3 से 7 हुई है, तो 6 से कितना हुई होगी 14। ये बात मानते हो? 3 वाली चीज अगर 7 हो गई तो 6 वाली 14 हो गई होगी। दूसरा कह रहा है कि जो मजदूरी है वो 4:9 में बढ़ी है, यानी अगर मजदूरी 4 थी और 9 हो गई है, तो 4 तिया 12, तो 9 तिया ये 27 हो गई होगी बेटा। तो अब जो कीमत है वो कितनी है, 41 है। यही आंसर है। क्या पूरी क्लास में कोई कर पाया सुनील मीना के अलावा? हाँ जी कर पाए लोग, डी आंसर है। अच्छा सवाल लगा आपको? ये सवाल देखो, अब कुछ एक सवाल होमवर्क में भी दे दे रहा हूं, बहुत आसान है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। RW में लिख लो। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 390 रुपए हैं, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अलग अलग किस किस के सिक्के हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। बताओ। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बैग में कैसे कैसे सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, और कॉइन्स का जो अनुपात है वो है 5:6 और 7:7। 5:6:7। मैंने ये मान लिया
कि जो कॉइन्स हैं वो 5 6 7 ही हैं, मैंने अपने हिसाब से यही मान लिया। तो आपने कहा फिर उनकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो मैंने कहा निकाल देता हूं। अगर 5 हैं, समझना 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने पैसे हो जाएंगे, पैसे बना रहा हूं, तो आपने कहा 500 पैसे हो जाएंगे। अगर 50 पैसे के 6 हैं तो 300 पैसे हो जाएंगे। 25 पैसे के साथ हैं 25 सत्ते 175 पैसे हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 और 3 800 और 1 975 पैसे आ गए जी। ये आ गया जी 975 पैसे। तो 975 पैसे की वैल्यू सवाल में 390 रुपए है। 390 के भी पैसे बना लिए, तो जीरो जोड़ दी दो, ये जीरो जोड़ दी दो। ठीक है, आपने जी कितने से भाग करा, 25 से भाग करके देखा, तो 25 से भाग करेंगे इसको, 325 से कट रहा है ये, और 325 होता है 13 गुणा 25, तो 3 पैसे की वैल्यू आ रही है। पैसे से पैसे कट भी जाएंगे, और हम 325 से इसको काटेंगे तो कट सकता है 325 से। पहले 13 से काट रहे हैं, 13 से काटा तो आ गया 3000, और 3000 को हमने 25 से काट लिया, तो 30 गुणा 4 120, 120 पैसे आ गए। पैसे से पी कटा, एक की वैल्यू आ गई 40। एक की वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमने जो सिक्के माने थे उस हिसाब से जो हमारी वैल्यू आई, और जो सवाल में वैल्यू दे रखी है वो उसका 40 गुना है। अगर वैल्यू 40 गुना है, इसका मतलब जो हम सिक्के मान के चल रहे हैं वो सिक्के हैं नहीं, सिक्के भी 40 गुना है। यानी 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 200 हैं। 6 गुणा 40 यानी 240 है। 7 गुणा 40 यानी 280 है। 200 240 280, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बैग में 4 तरह के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2 3 4 5 के अनुपात में हैं। बैग में कुल 85 रुपए हैं। तो बताइए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों को मिलाकर कुल कितने रुपए हैं। रुपए पूछ रहा है हमसे। देखो भाई, 1 रुपए यानी कि 100 पैसे की बात कर रहा है। 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2 3 4 और 5, ये कॉइन्स हैं। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 200 पैसे 150 पैसे 100 पैसे प्लस 50 पैसे, यही होगी वैल्यू। तो 50 150 200 और 200 400 और 100 500 पैसे टोटल आ गए। 500 पैसे सवाल में कितने के बराबर हैं, तो आप कहेंगे जी ये बराबर है 85 रुपए के, यानी 85 रुपए के बराबर है। अब आप समझना, आपको सिक्के निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, 50 पैसे और 10 पैसे, यानी आपसे 200 पैसे की वैल्यू पूछ रहा है। आपसे 200 पैसे की वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो। तो मैं कह रहा हूं 17 पंजे 85 है या नहीं, तो 17 दूनी 34 रुपए। तरह से आपने करा ये सवाल ऐसे, आपने सवाल ऐसे करा या नहीं करा, और करा तो क्यों नहीं करा। आप सिक्के निकालने में तो नहीं रह गए थे, आप सिक्के निकालने में तो नहीं रह गए थे। सिक्कों के हम काफी सवाल करेंगे और एक से एक अच्छे सवाल करेंगे। अभी लग जाएंगे 15 मिनट सिक्कों को खत्म करने में। आप सोचो मैं 1 2 सवाल के टाइप करा के निकल जाऊंगा, आगे नहीं होगा, ऐसा कर ही नहीं सकते हम, ऐसा हमारा लेवल ही नहीं है वो। आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। बैग में कुल 552 रुपए हैं। यदि 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी। देखो, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 विषम अभाज्य संख्या है। अच्छा, 2 नहीं है, 3, अगली 5, अगली 7। ये उनके कॉइन्स का अनुपात है, दे रखा है, कॉइन्स का अनुपात दे रखा है। आपने कहा जी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा वैल्यू हो जाएगी
अच्छा, अब इन्होंने कहा 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी। वाह, गजब सवाल है भाई। तो अभी आप देखिए कि अभी कितने हैं ये। तो अभी आपने कहा जी 150 पैसे हैं, ये 75 पैसे हैं, नहीं 125 पैसे हैं, और ये जी 70 पैसे हैं। टोटल कितना आ जाएगा? 150, 300 में से हमने 25 घटाया, 275, 25 भी जोड़ी दीजिए, 300 और 25 45, 345 पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, अगर हमने पलट दी न्यू वैल्यू, पलटने पे न्यू वैल्यू ऑन पलटने, तो आपने कहा कि जी अब 7 इधर आ जाएगा और 7 पंजे 350 पैसे हो जाएंगे। ये बीच वाला सेम रहेगा 125 पैसे, और ये 10 दिया 30 पैसे। तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 380 और 120, 505 पैसे हो जाएगी। यानी वृद्धि कितनी हो जाएगी? अगर मैं आपसे वृद्धि की बात करूं तो आप कहेंगे 105 और 55, 160 पैसे की वृद्धि हो जाएगी। 160 पैसे की वृद्धि, वृद्धि जो है वो कितने की है? 160 पैसे की। अब आप देखिए सवाल में 345 पैसे की वैल्यू 552 दे रखी है और हमसे 160 पैसे की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनने वाली बात है। तो मैंने इसी का अनुपात निकाल दिया। मैं इससे भाग दूं, इससे अच्छा मैं ये कह सकता हूं इसका अनुपात निकाल के कि जी 5 6 30 और 5 9 45 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 69 और 32 के अनुपात में। यानी मैं ये कह सकता हूं 69 की वैल्यू ये है। ऑन पलटने था ना यहाँ, ऑन पलटने, ये कितना आ रहा था? 32। 69 से कितनी बार कटेगा कोई बच्चा बता सकता है? तो आप कहेंगे जी 7 8 56, 8 बार कट जाएगा। एक की वैल्यू 8 है, तो 32 की क्या होगी? 8 दूनी 16 का 6, 256। यही उत्तर है। आप कैलकुलेशन सीखिए मुझसे। आप 345 को ही अगर 552 से काटने में रह जाते तो आपका उत्तर इतना फास्ट नहीं आता जितना फास्ट मैंने निकाल दिया। तो रेशियो में जब ऐसे कंपैरिजन हो कि 345 पैसे की वैल्यू है और 160 की पूछ रहा है, तो मैंने इसको 69 की मान के 32 की निकाल दी। बात तो एक ही है, रेशियो का ही तो गेम है बेटा। देखो, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, उनके मानों का अनुपात। अब वैल्यू दे दी, पता है 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, और वैल्यू क्या दे दी? वैल्यू दे दी जी 13 अनुपात 11 अनुपात 7। तो मैं आपसे कॉइन्स पूछ सकता हूं? तो आप कहेंगे हाँ पूछ सकते हो। अगर 13 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं तो 13 ही है कॉइन। मैंने कहा 50 पैसे के सिक्के और 11 रुपए हैं, तो आपने कहा कॉइन 22 है, कौन 22 है। मैंने कहा जी 25 पैसे के सिक्के और 7 रुपए हैं, तो आपने कहा 28 है, 28 है। टोटल कितना आ गया जी? तो आपने कहा ये आ गया टोटल 63, और इस 63 की वैल्यू 378 है सवाल में, यानी एक की वैल्यू 6। हमसे 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, एक की वैल्यू 6 है, 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, 22 की वैल्यू पूछ रहा है। ये उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास 50 पैसे के सिक्के 96, तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं? बहुत बेसिक सवाल है, कर लेंगे, RW में लिख लीजिए, बेसिक सवाल है। ए बी सी के पास 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ए तथा सी के पास 5 रुपयों की संख्या बराबर है। बी के पास ए और सी के पास कुल रुपयों का आधा है, बी के पास 20 रुपए हैं, तो ए बी और सी के पास कुल सिक्कों की संख्या क्या है? बताओ भाई, ये अच्छा सवाल है। ए के पास 1 रुपए के सिक्के हैं रेस्पेक्टिवली, ऊपर से मैंने देख लिया था, और बी के पास 50 पैसे के सिक्के हैं, सी के पास 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, ए और सी के पास रुपयों की संख्या बराबर है, यानी अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू सी। अगर ए और सी के पास रुपए की सिक्का बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि 4:1 में होंगे। कॉइन अगर मैं आपसे पूछूं कॉइन, तो आप कह सकते हो इस पे 1 कॉइन होगा तो इस पे 4 होंगे, 4 गुने होंगे, तब रुपयों की संख्या बराबर हो पाएगी। तथा बी के पास ए और सी के पास कुल रुपयों का आधा है। ओहो, बी के पास 20 रुपए हैं, क्या सवाल है यार, बी के पास 20 रुपए हैं,
बी के पास 20 रुपए हैं, यानी सिक्के कितने हैं बी के पास, तो आपका जवाब होगा बी के पास सिक्के हैं 40। बट पूछा या नहीं पूछा है मुझे नहीं पता, बट मैंने कहा, इन्होंने ये कहा बी के पास ए और सी के पास कुल रुपयों का आधा है, यानी ए और सी के पास 40 रुपए हैं। ये कह सकते हैं ए और बी के पास 40 रुपए हैं, ठीक है। अगर ए और सी के पास 40 रुपए हैं तो आपको ये भी पता है कि दोनों के पास रुपए बराबर हैं, 20-20 है, 20-20 है। अगर इसके पास 20 हैं तो सिक्के इसके पास कितने होंगे, आप कहेंगे 80 कॉइन्स हैं, और इसके पास 20 कॉइन्स ही हैं। पूछा गया है सवाल में ए बी और सी के पास कुल सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्के पूछे। तो आपको पता है एक के पास 20 है, एक के पास 40 है, एक के पास 80 है, 140 टोटल सिक्के। महा घटिया सवाल था ये, महा घटिया सवाल था। देखो ए और बी दो पॉकेट है, पॉकेट ए में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, और पॉकेट बी में 50 रुपए 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के शामिल है। ए और बी में कुल राशि का अनुपात 5-4 है। जब ए में सिक्के 2-3-5 के अनुपात में है, तो जब बी के सिक्के 3x 8 के अनुपात में, x का मान बताइए। ये पॉकेट ए है और इसमें सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात क्या है, 2, 3 और 5। तो मैं अगर वैल्यू पूछूं तो क्या होगी वैल्यू, तो आपने कहा जी 200 पैसे, 150 पैसे और 25 पंजे 125 पैसे हैं इस, यानी 200 और 100 300 और 400 475 पैसे आ गए बेटा। ये पैसे निकाल दिए मैंने, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, सबको पता होगा। आपने ये भी कहा है ए और बी में जो अनुपात है राशि का वो 3:5 है वैल्यू का, यानी अगर 3 की वैल्यू 475 है तो ये तो कटेगा भी नहीं 3 से यार। ए और बी में कुल राशि का अनुपात 5-4 है, सॉरी अनुपात ही हमने गलत लिख दिया, 5-4 है। अनुपात है जी 5 और 4। 5 की वैल्यू अगर 475 है तो 5 45 5 25, 1 की 95 आ गई, 4 की कितनी होगी, 4 पंजे 1 की 95, 95 इसमें से घटा देते हैं, 380 आ गई। मैं कितनी फास्ट कैसे कर लेता हूं, मैंने क्या कहा 5 की अगर 475 है और 1 की 95, तो 1 की घटा दी झट से, तो 380 आ गई। अब ये बी पॉकेट की वैल्यू है, बी पॉकेट की वैल्यू, और बी पॉकेट में सिक्के क्या हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। अनुपात क्या है इनका, 3 अनुपात x अनुपात 8, यही अनुपात। तो मैंने कहा कि ये कितना होगा जी, तो आपने कहा कि जी ये 150 पैसे हमारे हिसाब से, और ये 80 पैसे हमारे हिसाब से। तो मैंने कहा 150 और 80, यानी ये भी 150 होंगे, तभी ये 380 हो सकता है। यहां भी 150 आएगा, बोल दो भाई, यहां भी 150 आएगा, और 150 आने का मतलब ही है कि x 6 होगा, और x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, और कुछ नहीं पूछ रहा। एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के शामिल हैं, सभी में 220 सिक्के हैं। बैग में कुल राशि 160 है। यदि 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों के 3 गुने हैं, देयर आर थ्राइस एज मेनी कॉइन्स एज देयर आर 25 पैसे कॉइन्स। देखो भाई 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। सवाल में कह रहा है कि जी 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों की तुलना में 3 गुने हैं। तो मैं 25 पैसे के सिक्कों को ना 4 मान रहा हूं ताकि इनका आसानी से रुपया बना सकूं, तो ये 12 हो गए। आपने कहा कि जी अगर आप 4 मान रहे हो और 50 पैसे के पता नहीं तो आप 4x मान लो, तो ये 12x हो गए। तो ये आ गए टोटल 220 माइनस 16x। ये आ गया, कैसे आ गया 220 माइनस 16x, क्योंकि टोटल सिक्के 220 दे रखे हैं सवाल में। आप देख सकते हैं टोटल सिक्के सवाल में 220 दे रखे हैं, ठीक है। ये कॉइन्स हैं भैया, ये कॉइन्स हैं। अगर ये कॉइन्स हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपने कहा इनकी वैल्यू हो जाएगी जी 12x ही हो जाएगी इसकी, तो इसकी आधी हो जाएगी 110 माइनस 8x, और इसकी खाली x हो जाएगी। अगर 4 सिक्के हों 25 पैसे के तो 1 रुपया बनेगा, और ये वैल्यू टोटल मिला के 160 दे रखी है सवाल में। 12 में से 8 गए, 4 और 1 5x की वैल्यू, 5x की वैल्यू सवाल में आ गई 50, यानी x आ गया 10। x 10 है तो हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में गुरु,
हमसे पूछ रहा है जी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये पूछ रहा है हमसे। तो 220 माइनस 16 गुणा 10 160 बराबर 60 बच गया। यही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड फॉर द पेमेंट इज 40। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिनोमिनेशन कॉइन्स यूज्ड इन द पेमेंट? 8 रुपए, 100 रुपए का वो भुगतान करता है, 5 रुपए और 1 रुपए, और नंबर ऑफ कॉइन्स है 40। देखो मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स मान लिए, ये 5 रुपए था, ध्यान से सुनना, ये 2 रुपए, ये 1 रुपए। अब ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपसे होंगे नहीं, ठीक है। मैंने मान लिया ये एक्स सिक्के हैं, ये वाई है और ये जेड है, और टोटल मिला के 40 है बेटा। है टोटल मिला के 40। आपने कहा कि जी मिला के 100 रुपए हैं, तो 5 रुपए के एक्स सिक्के होंगे तो 5x, प्लस 2 रुपए के वाई सिक्के होंगे 2y, और प्लस जेड बराबर 100 रुपए। सवाल में क्या कह रहा है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया। मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है, एक ही ऑप्शन देगा, इसमें से इसको घटा दिया, जेड से जेड कट गया, ये 4x प्लस वाई बराबर आ गया 60। 60 आ गया। तो x कितना आ गया, 4 से भाग किया तो 15 माइनस वाई बटे 4, ये आ गया। ये बात तो तय हो गई। दो बातें तय हुई कि एक तो y 4 का मल्टीपल है, अगर y पूछता तो मैं ये कहता कि ये 4 का मल्टीपल है, एक तो ये बात तय हो गई। दूसरा 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 15 से कम होंगे, ये बात तय हो गई। दो बातें तय हुई कि 5 रुपए के सिक्के 15 से कम होंगे, और y जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 4 का मल्टीपल होंगे। हमसे 5 रुपए के सिक्के पूछ रहा था, 15 से कम, एक ही ऑप्शन था, डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है? जल्दी बता दो। देखो मैंने कहा जी, मैंने एक्स वाई जेड सिक्के माने, एक्स सिक्के, वाई सिक्के और जेड सिक्के, और सबका सम कितना है? 25। टोटल वैल्यू क्या है? तो आपने कहा कि जी 10x 5y प्लस 2z बराबर 120। मैंने ऊपर वाले को 2 से गुणा कर लिया, तो 2x 2y 2z इंटू 2, ताकि z तो कट जाए कम से कम, और इसमें से घटाया तो 8x प्लस 3y बराबर कितना आ गया जी? 25 दूनी 50, 50 घटेगा 120 में से 70। तो मैंने x निकाला, तो x कितना आ रहा है? 8 सत्ते 8 64 आएगा, 8 64, 8 समथिंग और माइनस 3/8y, यानी 8 से कम होंगे सिक्के। अब समझना, 8 से क्या होंगे? कम होंगे सिक्के। अब दो ऑप्शन 8 से कम में फंस गए, दो ऑप्शन 8 से कम में फंस गए। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो मैंने कहा 10 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती। अब देखो मैं ये कह रहा हूं, आप समझना ध्यान से। अब दो ऑप्शन हमारे पास हैं, क्या क्या? एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि भैया 8, 6 और 4 है। तो मैंने कहा 8 अगर 80 में मान लिया, कोई दिक्कत आ रही है क्या सवाल में? देखो y जो है वो मिनिमम 8 का मल्टीपल तो होगा, ये तो तय हो गया कि y जो होगा वो मिनिमम 8 का मल्टीपल होगा। और मैंने कहा अगर y 8 का मल्टीपल होगा तो 40 रुपए तो y को जाएंगे ही जाएंगे, 40 रुपए y को जाएंगे ही जाएंगे, ये तय है। मैं अगर 8 मान रहा हूं तो 80 रुपए इसके हो गए और 40 इसके, तब तो फिर दूसरे टाइप के सिक्के बचे ही नहीं, इसलिए 8 नहीं होगा। ठीक है। अगर मैंने कहा कि 6 मान रहा हूं मैं, तब आपने कहा कि जी 60 वो, अगर मैं 8 मान भी रहा हूं, 8 कैसे मान सकते हैं हम? नहीं, इसमें आप ऐसे समझो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये वाला जो मैं बता रहा हूं ये अच्छा नहीं है। ऐसे समझो, देखो मैं ये कह रहा हूं 8 से कटना जरूरी है जब मैं भाग लगाऊं, यानी 8x बराबर आ रहा है 70 माइनस 3y। अब मैं y को 1 ले रहा हूं तो कटेगा क्या? नहीं। y को मैं 2 ले रहा हूं तो कटेगा, 3 ले रहा हूं तो कटेगा, 4 ले रहा हूं
तो कटेगा, 4 तिया 12 नहीं, 5 ले रहा हूं तो कटेगा नहीं, 6 ले रहा हूं तो कटेगा नहीं, 7 ले रहा हूं तो कटेगा नहीं, 8 ले रहा हूं तो कटेगा नहीं, 8 लेने पे कट रहा है 24, नहीं कट रहा। यानी ये कट ही केवल y को 2 लेने पे रहा है, और 2 ले रहा हूं y को, तो x कितना आ रहा है भैया 8। सवाल बहुत तगड़ा निकला ये तो यार, ये तो सवाल बहुत तगड़ा निकला। 4 कैसे आ रहा है आपका, y मैंने 2 लिया तो 8 64 आ रहा है, तब यानी 2 रुपए के सिक्के तो है ही नहीं फिर, नहीं 2 रुपए के सिक्के हैं ना, x 8 आ गया और y 2 ले लिया, y का मतलब 2 आ गया, तो 2 पंजे 10 रुपए y के हैं, तो 10 और 80 90 बचे हुए 2 रुपए के, हो तो गया सवाल। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। हम गलत कह रहे थे कि y 9 का मल्टीपल होगा, देखो पिछले वाले में होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्लीट कट गया, कंप्लीट कट गया ना, यहां पे तो ये कंप्लीट ही नहीं कट रहा था, 70 कट रहा था क्या, नहीं, समझ गए। ये सवाल CHSL 2024 में आया कि PQ को 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है, कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है, यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के उपयोग किए गए, जल्दी बता दीजिए जल्दी। देखो मैं ये कह रहा था कि आपने कहा 2 रुपए के सिक्के हैं, अच्छा सवाल था ये, और 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। आप कह रहे हैं गुरु कि 2 रुपए के सिक्के 5 हैं, तो मैंने 5x मान लिया, और ये 2x है, और टोटल सिक्के थे 50, तो ये 50 माइनस 7x, तो टोटल पैसा कितना आ गया, ये मैंने कॉइन्स माने, तो वैल्यू क्या आ गई, तो आपने कहा वैल्यू आ गई जी 10x प्लस 10x प्लस 500 माइनस 70x बराबर टोटल वैल्यू दे कितनी रखी है सवाल में, 150 रुपए का भुगतान कर रहा है, सवाल में दे रखा है। हमने कहा कि जी ये 150 इधर आके घटेगा तो ये 350 होगा बराबर, और ये 50x होगा, 50x, x आ गया जी 7। सवाल में क्या पूछ रहा है, 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, x 7, 7 7 49 1 है, अच्छा सवाल था। RW में लिख लीजिए, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। ये सवाल CGL प्री में आया है, ये भी सेम सवाल है, RW में लिख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको ये सब सवाल करके, RW में लिख लीजिए, ऑप्शन से भी ट्राई करिएगा सवाल। ये सवाल पीछे करा चुका हूं कि 10 रुपए 15 रुपए की कमी के बाद वाले सवाल पीछे हो चुके हैं, 100 रुपए 150 रुपए वाला जो सवाल था, ये भी सेम सवाल है, थोड़ा सा आगे के लेवल का है, अनुपात पूछ रहा है RW में। ये सवाल देख लीजिए कैसे करेंगे। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, ये असिस्टेंट और ये ऑफिसर, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, यानी 1 असिस्टेंट और 2 ऑफिसर। अब ये कह रहा है इसके बाद 54 ऑफिसर चले गए, 54 ऑफिसर चले गए, तो अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, 1 ऑफिसर है और 5 असिस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार हमने असिस्टेंट को तो छेड़ा नहीं है, ऑफिसर गए, तो ये सेम होना चाहिए, तो आपने इसको सेम बनाने के लिए 5 से गुणा कर ली, 5 और ये 10। आपने कहा कि जी 10 में से कितना घटाएं कि 1 बचे, तो जवाब आया 9, 9 की वैल्यू 54 है। अगर 9 की 54 है, 1 की 6 तो 5 की कितनी होगी, 1 की 6 तो 5 की कितनी होगी, 30, यानी 30 असिस्टेंट अभी बचे हैं, कब, जब 15 असिस्टेंट चले गए थे। 15 जाने से पहले कितने रहे होंगे, 15 जाने से पहले कितने रहे होंगे, जवाब आ जाएगा 45, ये उत्तर है। आ रहा था किसी का 45। रेशियो का दी एंड हो चुका है, रेशियो का दी एंड हो चुका है। कुछ एक सवाल है जो और होमवर्क में दे रहा हूं, ये RW में लिख लीजिए। ये सवाल आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है तो मेरा रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास खोलेंगे, पहली क्लास में ये सवाल कराया करता था मैं एक टाइम पे, पुराने हो गए हैं सवाल, ये सवाल बिल्कुल पुराने हो गए, लेकिन फिर भी हर बार आ रहे हैं, इसीलिए ये मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि हर साल ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में। देखो, एक कारखाने में अनुपात में श्रम की संख्या घट जाती है 9:8 में,
यानी लेबर जो है वो 9:8 में घट जाती है। 9 लेबर पहले थे तो अब 8 रह जाते हैं। उनके वेतन में 14-15 के अनुपात में बढ़ता है। अगर वो पहले 14 रुपए का वेतन लेते थे तो अब 15 का ले रहे हैं। एक बात बताओ, पहले मेरा वेतन 14 गुणा 9 126 रुपए का खर्चा था, अब 15 अट्ठे 120 रुपए का खर्चा है। तो मेरी कितनी घट गई? पर डे की जो सैलरी मैं लोगों को देता था वो कितनी घट गई? आपने कहा 6। 6 की वैल्यू सवाल में 6000 है। अगर 6 की वैल्यू सवाल में 6000 है तो प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन बताना है, यानी 120 की वैल्यू बतानी है। यानी 120 की वैल्यू बतानी है तो 120,30 यही आंसर है। यही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। ऐसा और भी सवाल लिखा हुआ है, सेम सवाल है, RW में लिख लीजिए। सेम उत्तर है, सेम सवाल है। ये सवाल कर लेंगे जरा। ये सवाल का उत्तर बताइए। 12,705 को ए, बी और सी के बीच इस तरह बांटा गया कि ए को बी प्लस सी का 3/4, बी को ए प्लस सी का 5/6 और अब ए और बी ने सी को ए और बी दिया ताकि प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो जाए। बड़ा ही गजब सवाल है। तो बताइए ए प्लस बी का मान क्या होगा? अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं। बी प्लस ए को जो है वो बी प्लस सी का 3/4 मिल रहा है। वहीं बी को ए प्लस सी का 5/6 मिल रहा है। आपने कहा कि जी मैं तीनों का सम करूं तो ऊपर तो 3 और 4 7 है, नीचे 11 है, ये सम सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा सेम करने के लिए इसको मुझे 11 से गुणा करना पड़ेगा। 11 तिया 33, 11 चौक 44। इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। 7 पंजे 35, 7 6 42। अब मैंने कहा जी टोटल सम 77 है, जिसमें ए को कितना मिल रहा है? 33, बी को कितना मिल रहा है? 35, ये कितना हो गया जी? 68। तो सी को बड़ा कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है सी को? 9 रुपए मिल रहे हैं बस। सी को कितना मिल रहा है? 9। अब इन्होंने कहा है ए और बी ने सी को क्रम से ए और बी दिया ताकि प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो सके। अब 77 को बराबर करना भी बड़ा मुश्किल है। 77 हमने माना था ना, इससे अच्छा तो हम 3 का गुणा कर लेते इसमें, बट कोई बात नहीं। अब तो मैंने कहा कि 77/3 तीनों को ये चाहता है कि मिले। इसको भी 77/3 मिले, इसको भी 77/3 मिले और इसको भी 77/3 मिले। यही तो चाहता है ये। तो 77/3 से इस पे कितना ज्यादा है आप बता सकते हैं यहां से मुझे देख के? तो आपने कहा जी 33 तिया 99, 22/3 ज्यादा है, यानी यही ए की वैल्यू है 22/3। इससे 22/3 छिनेगा। ये सोच पाना अपने आप में मुश्किल था कि तीनों को 77/3, नहीं तो आप बैठ के ऐसे करते रहोगे, कितना दूं ए से, कितना दूं बी से, कि सी पे भी बराबर हो जाए। ऐसे दिमाग नहीं लगाना है। हमने कहा तीनों को 77/3 मिलेगा, तो ए से कितना छिनेगा? 22/3। 35 दिया 105, इससे कितना छिनेगा? तो आप कहेंगे जी इससे छिनेगा 28/3। ये बी की वैल्यू है। अब 28 और 22 कितना हो गया? 50/3। ए प्लस बी जो आ रहा है वो आ रहा है 50/3। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। और 77 की जो वैल्यू है वो दे रखी है सवाल में 12,705 बेटा, दे रखी है। बहुत ध्यान से समझना, मजाक नहीं चल रही है। मैंने इसको 11 से काटा तो 11 सत्ते 77 और 11 से इसको काटूंगा 11 एकम 11, 11 एकम फिर 11, 6 बचेगा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, फिर 7 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 7 एकम 7, बचेगा 4, 7 6 42, 7 पंजे 35। एक की वैल्यू 165 आ गई, तो 50/3 की वैल्यू कितनी होगी? 165 से गुणा करेंगे। आपने कहा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 50 गुणा 50 2500, 2750 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था, बहुत मजेदारी से किया भी हमने। अच्छा भी बहुत सवाल था और मजेदारी से किया भी हमने। सवाल अच्छा भी था और मजेदारी से किया भी हमने। ये सवाल होमवर्क में कर लीजिए, RW में लिख लीजिए, आसान सवाल है। किए हमने ऐसे सवाल, एलिगेशन से भी कर सकते हैं मिक्सचर की तरह। एक ऊंट और एक हाथी पीछा कर रहा है, जिसने समय में हाथी 7 कदम उठाता है उतने में 5 कदम उठाता है, हाथी के 5 कदम। स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगी, बात खत्म। स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगी। 3 बिल्लियां हैं, सेम सवाल है, गति पूछ रहा है, डिस्टेंस बटे टाइम कर देंगे RW, कुछ नया नहीं है। विकास ने परीक्षाएं दी, 3 परीक्षाओं में प्राप्त
अनुपात दे दिया, अधिकतम अंक का अनुपात दे दिया उसने, 50% अंक है, बेहद आसान सवाल है। RW। सुरेश, रजनी और सोनिया के पास भोजन यात्रा पे खर्च करने का पैसा कौन अधिक खर्च करता है? लल्लू सा सवाल है। ये सब सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में इतना ही।